नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है, जिसकी जो है संभावना बनी हुई है, सितंबर में आने की संभावना है, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहिएगा, चीज़ों को देखिएगा और अपने तैयारी को गति प्रदान कीजिएगा। तो आज जो है क्वालिफाई पेपर जो होता है सभी सब्जेक्ट के लिए 30 नंबर का जो पूछा जाता है, उसमें 22 नंबर हिंदी के होते हैं। उसी से संबंधित एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी 4.0 क्वालिफाई पेपर, यानी क्वालिफाई पेपर का जो हिंदी का प्रश्न है उसी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। यानी बीपीएससी में जो पूछे जाने वाले हिंदी के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी का संग्रह है। तो आज हम लोग बीपीएससी 4.0 क्वालिफाई पेपर हिंदी को देखने वाले हैं, जिसमें 22 प्रश्नों को करवाया जाएगा और इसमें आप देख पाइएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। तो हिंदी के जो 22 नंबर पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है, इससे पहले पहला और दूसरा करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट बना हुआ है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप एक एक चीज़ों को देखिएगा तो आपका तैयारी जो है बेहतर हो पाएगा, क्योंकि मेरिट बनने में क्वालिफाई पेपर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसा कि आप 2.0 और 3.0 में देखे हैं। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्वालिफाई पेपर अनिवार्य है। चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 का कर रहे हैं, या 9 to 10 का कर रहे हैं, अथवा 11 12 का कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण पेपर है। और हिंदी में 22 नंबर में आपका जब तक 15-17 नंबर नहीं रहता है तो आपको मेरिट बनने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी और देखना होगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को आप जब अच्छे से करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो 22 प्रश्न करवाए जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप हिस्ट्री का कर रहे हैं, हिंदी का कर रहे हैं, संगीत का कर रहे हैं, या साइंस का कर रहे हैं, या आर्ट्स का किसी भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्वालिफाई पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है 22 नंबर का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसी तरह हम लोग लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रीवियस प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर आप क्वालिफाई पेपर का संपूर्ण स्टडी चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के जो प्ले लिस्ट बना हुआ है 4.0 के लिए, उसको आप देख लीजिए। और सामान्य हिंदी के नाम से 15 वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका 95% क्वालिफाई पेपर हिंदी का तैयारी हो जाएगा। उस वीडियो का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसका एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। आप लोग 22 के प्रश्न में कितना सही करते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है बीपीएससी 4.0 का सेट तीसरा का जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यानी आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3 देख रहे हैं, क्वालिफाई पेपर हिंदी का। यानी जो 22 प्रश्न पूछे जाते हैं क्वालिफाई पेपर में, उसी के 22 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प रहता है। अब यही विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारत भारती के रचनाकार कौन है। यानी भारत भारती जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, और ये जो रचना आती है राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होती है, देशभक्ति से ओतप्रोत होती है, जिसके कारण इसकी प्रतियां को जब्त करके जला दिया जाता है। इसका प्रकाशन जो है 1912 ईस्वी में
होता है और ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण बनता है, यानी मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और भारतीय रचना के कारण ही महात्मा गांधी जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आपको देखना चाहिए। अब देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, जिनकी प्रसिद्ध एक काव्य है कामायनी। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनको उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और ये जो है बिहार के सिमरिया बेगूसराय गांव से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है 1908 ईस्वी को होता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो पहला प्रश्न का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रसिद्ध निबंध किसका है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रसिद्ध निबंध किसका है आपको बतानी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आप 9 या 10 क्लास में हिंदी में पढ़े होंगे। प्रसिद्ध निबंध है, तो ये निबंध किसका है आपको बताना है। तो ये जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और देखते हैं विकल्प में है या नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प व हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण निबंध है। इसी प्रकार उनका और निबंध है अशोक के फूल, शिरीष के फूल। तो ये सारे निबंध जो है बहुत प्रसिद्धि हैं प्राप्त है, जो आपको जानना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सामान्य हिंदी में 2-4 प्रश्न हिंदी साहित्य के भी प्रश्न दिखाई देंगे, तो उससे आपको उबना नहीं है क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अब देखिए ये जो प्रश्न है सभी को पता है कि रामचरित जो है तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो रामचरितमानस की जो रचना हुई वो अवधी भाषा में हुई है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न और क्या पूछ सकता है, यानी तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें 12 कांड से लेकर अंतिम में उत्तरकांड तक होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितने भी प्रबल संभावना है प्रश्न पूछने के वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे ताकि आपका जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आप इसी प्रकार जो है चैनल पे बने रहें और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आपके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम अपना मार्गदर्शन जो है समाहित करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? यानी संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है? तो देखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बिहारी हिंदी का एक मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। तो ये आपको जानना है। और भाग 17 जो है भाषा से संबंधित है, अनुसूची 8, तो ये आपको जानना चाहिए। और राजभाषा से की बात करेगा तो अनुच्छेद 343 से 51 तक जो है राजभाषा से संबंधित है। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन है? हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन है आपको बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम पत्रिका है वो उदंत मार्तंड है, यानी विकल्प जो का है सही हो जाएगा। अब ये जो है 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है, युगल किशोर इसको प्रकाशित करते हैं। तो ये जानना जरूरी है, हिंदी का प्रथम जो पत्रिका है वो उदंत मार्तंड है। अब देखिए सरस्वती पत्रिका जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में संपादन में निकलता है। हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद 1930 से स्थापित करते हैं। तो ये सारे जो पत्रिका हैं हिंदी के महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में एक है। और कज यानी उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी की प्रथम पत्रिका है। तो ये आपको जानना जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इन्विजिलेटर का हिंदी पर्याय क्या होगा? इन्विजिलेटर का हिंदी पर्याय क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो इन्विजिलेटर का जो है आप सिग्नेचर देखते होंगे, तो इसका हिंदी क्या है ये आपको बताना है। देखिए, परीक्षक यानी एग्जामिनर जो है वो परीक्षक होता है, तो ये तो नहीं होगा। निरीक्षक बिल्कुल सही है। इन्विजिलेटर मतलब होता है निरीक्षक, यानी जो निरीक्षण करता है उसे इन्विजिलेटर कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। निर्देशक यानी डायरेक्टर माने निर्देशक, तो विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो जितना भी संभव है, जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम समाहित किए हैं, ताकि आप जो है एक एक चीज़ों को समझ सकें और अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। इसी तरह हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगभग 50 कर देंगे और प्रीवियस सेट भी 7-8 जो है उसको कर देंगे। तो इतना अगर आप अच्छे से कर देते हैं तो हमें नहीं लगता कि हिंदी जो है क्वालिफाई पेपर आपका कमज़ोर रहेगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्न में कौन बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखिए, प्रश्न जो पढ़िएगा तो देखिएगा नहीं और है में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कभी भी एग्जाम में जाइए तो 1-2 बार 3 बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिए, ताकि जानते हुए आपका प्रश्न गलत ना हो। तो निम्न में कौन बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, पयोद, अम्बुज और निरद तीनों जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है, जिसमें मेघ भी आता है। तो ये सारे अगर देखते हैं तो सभी तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो सभी हैं, इसलिए विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है बादल के पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो विकल्प अंग जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य है। अब देखिए, ये जो प्रश्न रहता है इसको थोड़ा सा गहरी जानकारी रखिएगा तभी संभव है। तो आप जब तक व्याकरण की जानकारी नहीं रखिएगा तब तक ये जो है शुद्ध वाक्य चयन करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आप चीज़ों को देखिए तो सही हो जाएगा। अब देखिए, पहला विकल्प है बेटी पराए घर का धन होता है। अब देखिए, पढ़ने में आपको पता चल रहा होगा बेटी पराए घर का धन होती है, पराए घर की धन होती है, तो रिंग दोष है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आज तुमने नया पोशाक पहना है। अब देखिए, आज तुमने नया पोशाक, तो पोशाक स्त्री रंग है, तो यहाँ होना चाहिए यानी आज तुमने नई पोशाक पहनी है, नई पोशाक पहनी है, तो विकल्प जो ख है ये भी गलत हो जाता है। आगे है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, यानी मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बिल्कुल सही वाक्य है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ रिंग दोष था, जिसके कारण वाक्य जो है अशुद्ध था और शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोल रहा था, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो खाने की इच्छा रखता है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो खाने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है, और इच्छा रखता है उसे कहा जाता है मुमुक्षा, यानी विकल्प ख क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बुभुक्षा जो है कोई वाक्यांश के लिए शब्द नहीं। युत्सु जो है युद्ध करने की जो इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहा जाता है, यानी विकल्प क इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंखें बिछाना यानी उपेक्षा करना, तो ये तो गलत है। फूल बिछाना ऐसा नहीं है। हृदय से आदर करना बिल्कुल सही है। आंखें बिछाना यानी हृदय से आदर करना, विकल्प ग इस मुहावरा का सही अर्थ है। तो मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित अगर आप वीडियो नहीं देखें तो व्याकरण वाले टॉपिक में बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या हिंदी व्याकरण का कोई एक बुक रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का बुक है तो अच्छी बात है। अगर नहीं खरीदे हैं तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक रख सकते हैं, जिसमें विस्तार से चीज़ों को दिया गया है और प्रमाणिक भी है।
तो वीडियो के जो टैग में है लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है आपको बताने हैं। तो देखिए प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा निवृत्ति, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति जो है ध्वनि मापक यंत्र, नवीन मतलब नया होता है, तो प्रवृत्ति का जो है निवृत्ति हो जाएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो जिसने भी प्रश्न बनने की संभावना है, तरीका है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रेखक में प्रत्यय हैं, यानी रेखक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिए रेखक में जो है वो अक प्रत्यय से बना हुआ है, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेखक में अक प्रत्यय है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे है शुद्धवर्तनी है। अब देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जब तक आप शब्द को अच्छे से जानिएगा शुद्ध रूप नहीं, तब तक ये सही नहीं होगा। तो सिंदूर जो है कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में आपको बताना है। तो यहाँ जो है वर्तनी दोष है, तो एक एक शब्दों को आप पढ़िए, अच्छे से देखिए कैसे लिखा जाता है। तो ये जो क विकल्प है गलत है, ख भी गलत है। सिंदूर में जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प ग जो है इसका सही आंसर है। तो सिंदूर विकल्प ग सही है, शुद्धवर्तनी। आगे बढ़ते हैं। निर्कमर में कौन सा समास है। निर्कमर में कौन सा समास है। तो देखिए विशेषण विशेष और उपमा उपमान जब भी दिखाई दे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो निर्कमर, तो अभी अविभाव समास तो नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, तो कर्मधारय समास इसका हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अभी अविभाव का कहता है प्रथम पद अवयव हो या फिर प्रधान हो। तो जब देख रहे हैं तो निर्कमर में तो विशेषण का कार्य कर रहा है प्रथम पद, तो तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय हो जाएगा, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है। तो देखिए रोटी पक गई, चिट्ठी आई है, पानी ताज़ा है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प क सही है। आगे बढ़ते हैं। वहाँ मत जाना कैसा वाक्य है। वहाँ मत जाना कैसा वाक्य है। तो वाक्य जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा वाक्य के जो भेद हैं। तो उसमें प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है। तो वहाँ मत जाना यानी उसको देखना है कि कौन सा वाक्य ये है। तो यहाँ देखिए आज्ञा दिया जा रहा है, वहाँ मत जाना यानी आज्ञावाचक हो जाएगा। अब मन में आ रहा होगा कि निषेध है, मना भी किया जा रहा है, तो ये आज्ञा के द्वारा कहा जा रहा है, यानी जब आज्ञावाचक हो जाता है तो निषेधात्मक भी रहता है, तो वो आज्ञावाचक में आ जाएगा। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ एसन, यानी अन्वेषण। तो विकल्प जो इसको आप देखिएगा तो इसका जो सही आंसर है ख हो जाएगा, अनुजोड़ एसन, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए गद्यांश आया है, इसको देखते हैं। गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए गद्यांश को समाहित किया गया है। तो आप इसको अन्यथा में नहीं दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम देखे हैं कोई सेट में तो दो दो गद्यांश भी पूछा गया है। तो एक गद्यांश हम जो लेकर के चलेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। और गद्यांश का एक नियम है कि जैसे कहता है वैसा ही आपको, जितना चर्चा करता है उतना ही जवाब देना है, अपना मन से नहीं देना है। तो गद्यांश पढ़ते हैं, पढ़ करके उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिग्दिगंतरों में
अपनी विजय दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब जो है ये गद्यांश तो हम लोग पढ़ें, तो गद्यांश जब भी आप क्वेश्चन पेपर में पढ़िए तो जो मुख्य शब्द है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनने की संभावित होते हैं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो ये जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा आपको बतानी है। तो युग का चमत्कार ऐसा तो नहीं है, आधुनिक युग का रंग, आधुनिक युग का चर्चा ही नहीं किया है। विज्ञान एक वरदान, बिल्कुल सही है। विज्ञान की खोज की महत्ता को स्थापित किया गया है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है, यानी विज्ञान की जो तथ्यात्मक परिभाषा है वो क्या है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश से संबंधित रहता है तो उसी के अनुसार जवाब देना है। तो विज्ञान का जो सही परिभाषा हो जाएगा तथ्यात्मक, वो हो जाएगा विशेष ज्ञान, ऐसा नहीं है। सभी तथ्यों का ज्ञान, विज्ञान में सभी तथ्यों का ज्ञान नहीं होता है। कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। दिग्दिगांतर शब्द का अर्थ है। दिग्दिगांतर शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो ऊपर में चर्चा किया था, दिग्दिगांतरों में अपनी दुदुम्भी बजा दिया है, यानी दिग्दिगांतर का सही अर्थ क्या है। तो दिशाओं के अंत में, ऐसा चर्चा तो नहीं, ये अर्थ नहीं है। दिशाओं के अंतर में, ये भी नहीं है। दिग्दिगांतर यानी सभी दिशाओं में, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है। धरती से आकाश तक पताका फहराना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो धरती से आकाश तक पताका फहराना यानी ऊंचा झंडा, तो ये नहीं होगा। बहुत बड़ी सफलता मिलना, यानी धरती से आकाश तक पताका फहरा दिया यानी बहुत बड़ी सफलता मिलना। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो आज किसकी उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। तो धरती से आकाश तक किसका उपलब्धि का पताका फहरा रहा है। तो विकल्प दिया है ज्ञान का, जी नहीं। धर्म का नहीं, मानव का नहीं। ये विज्ञान का बात कर रहा था, तो विज्ञान का पताका जो है फहरा रहा है, तो विकल्प जो विज्ञान में रहता तो सही हो जाता। तो विकल्प नहीं है विज्ञान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प अंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष प्रैक्टिस सेट 3 यानी क्वालिफाई पेपर जो है उसका प्रैक्टिस सेट 3 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी तरह हम लोग लगभग 50 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, और जिससे आपका जो क्वालिफाई पेपर का जो समस्या है, चिंता है, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई पेपर आपका बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाए, तो व्याकरण के जितने भी टॉपिक 35 लगभग पढ़ाए गए हैं मेरे द्वारा, वो आप सारे प्लेलिस्ट का टॉपिक देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। और सामान्य हिंदी का जो 15 वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो आपका 95% तैयारी क्वालिफाई पेपर का हो जाएगा। तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है लिंक, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका 22 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह हम आपके समक्ष सुबह जो है 6 बजे आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे और आपकी तैयारी को गति प्रदान करते रहेंगे। और साथ ही जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको 9 बजे रात्रि के जो है प्रैक्टिस सेट 4.0 के लिए और स्टेट का जो है कुछ क्लास डाला जाएगा 9 बजे रात्रि को, और क्वालिफाई पेपर का सुबह 6 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जुड़ कर से करके देख करके अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिए। और क्वालिफाई पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, तो आपके दोस्तों में अगर कोई जो है दूसरे यानी सेकेंड क्वालिफाई पेपर का तैयारी कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप उसको वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे आप जो है उसको कुछ मदद पहुंचा सके और उसकी तैयारी बेहतर हो सके।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, चाहे किस समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।